हेलो एवरीवन, मैं सोनू रस्तोगी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलजेब्रा फास्ट। देखिए स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी के हम नेक्स्ट लेक्चर पे हैं। इससे पहले भी मैं प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड दो वीडियो लेक्चर बना चुका हूं। सबसे पहले आप वो लेक्चर को देखिए तो फिर आपको ये वाला लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो आज हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है और मोस्टली बच्चों को इन दो थ्योरम्स पे बहुत प्रॉब्लम होती है कि सर प्रोबेबिलिटी में ये दो थ्योरम अगर हम याद भी कर ले तो क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करें। ठीक है, तो आज हम इस समस्या का समाधान करेंगे। जो चीजें मैं आपको बताऊंगा उसको ध्यान से समझें तो फिर आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। जैसे एक पहली थ्योरम ये पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम अपने सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम की ओर बढ़ेंगे जो कि है बेस थ्योरम। और इस वाले थ्योरम पे आप जितना इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं उतना इंपॉर्टेंट लगा दीजिए बेटा, क्योंकि इस थ्योरम से एक क्वेश्चन आना ही आना है एग्जाम में कंफर्म, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इस वाले थ्योरम को समझने से पहले आपको ये थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी को समझना पड़ेगा। जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो फिर ये वाला भी समझ में आ जाएगा। फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि बेस थ्योरम का हम क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, बस वीडियो में बने रहें और समझने की कोशिश करें। सबसे पहले क्या है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, इसको समझते हैं। ये क्या समझेंगे, देखिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाया है। पहले मैं इस डायग्राम को आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं तब आपको समझ में आएगा। देखिए, जैसे मान के चलिए कि मेरे पास ये एक प्रकार का सैंपल स्पेस हो गया। ये जो मैंने ये बॉक्स जो मैंने बनाया है, ये वाला जो मैंने आपके सामने बॉक्स बनाया है, ये वाला बॉक्स, ये बॉक्स को क्या मान लीजिए आप, एक सैंपल स्पेस मान लीजिए। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं प्रतिदर्श समिष्टि, आई थिंक ऐसे बोलते हैं। तो ये सैंपल स्पेस उसको मान लीजिए। ठीक है, और इसके अंदर भी क्या है, एक प्रकार का इवेंट है। ये ए जो है वो भी एक प्रकार का क्या है, इवेंट है। लिखा है ना, लेट ए बी द इवेंट एसोसिएटेड विद सैंपल स्पेस। ठीक है, तो ये ए भी एक प्रकार का इवेंट है और ये एस क्या हो गया, इसका सैंपल स्पेस हो गया। तो मैंने क्या किया, इस इवेंट के साथ में एक इवेंट और जोड़ा जो कि E1 इवेंट है, E2 इवेंट है, E3 इवेंट है, डॉट 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 EN। मतलब एक इवेंट है और उस इवेंट से रिलेटेड बहुत सारे इवेंट्स मैंने बना दिए जो इससे कनेक्ट हैं। एक सैंपल स्पेस लिया जिसमें ए एक इवेंट हो गया जो कि एसोसिएटेड विद स्पेस एस है, और यहाँ पर E1 E2 E3 डॉट 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 EN तक ये सारे के सारे क्या है, इसके पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस है। उस सैंपल स्पेस का हम क्या कर दिए हैं, पार्टीशन कर दिए हैं। ठीक है, तो E1 E2 E3 डॉट 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 EN आर पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। ये जो सैंपल स्पेस दिया है इसके मैंने क्या कर दिए हैं, पार्टीशन कर दिए हैं। और जो ए है वो क्या है, क्या है, एसोसिएटेड विद सैंपल स्पेस। ठीक है, अब सुनो, तो इसके टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा। अब देखो, ये जो अंदर इवेंट दे रखा है ए इवेंट, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। तो ए की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले E1 की प्रोबेबिलिटी, फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आपको पता होगा इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चन कराए हैं और समझाया भी है। तो आपको ये जो अंदर ए दे रखा है ना, इवेंट दे रखा है, तुम्हें इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले आपको पहले पार्टीशन की प्रोबेबिलिटी, फिर उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, फिर प्लस दूसरे वाले इवेंट, दूसरे वाले पार्टीशन की प्रोबेबिलिटी, फिर उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्लस डॉट 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 एन तक, फिर ई एन का प्रोबेबिलिटी और फिर उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इन सबका प्रोडक्ट करके सम कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। जल्दी बताओ बात समझ में आ गई या नहीं आ गई सब बच्चों को। अरे बहुत ही सिंपल है मेरे भाई। ये जो अंदर ए दे रखा है तुम्हें इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो पहले आप इसके पार्टीशन की प्रोबेबिलिटी निकालो, फिर उसकी ए के साथ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, फिर E2 पार्टीशन की प्रोबेबिलिटी, फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और सबका प्रोडक्ट करके सम कर दो तो आपको क्या मिल जाएगी, इसकी PA मिल जाएगा आपको, है ना, इसकी ए की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। और इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, समेशन PEI डॉट PA अपॉन EI। अगर मैं आई की स्टार्टिंग 1 से n तक, क्योंकि 1 से स्टार्ट हुआ है और n पे खत्म हुआ है, तो 1 से स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट और n पे खत्म है, तो 1 से स्टार्ट और n पे खत्म है। आई की जगह पे 1 रखूंगा तो मुझे पहला वाला पार्ट मिल जाएगा, और समेशन की जगह पे प्लस, फिर आई की जगह 2 रखूंगा तो ये वाला पार्ट मिल जाएगा, फिर आई की जगह 3 रखूंगा तो ये वाला पार्ट, और ऐसे कर करके मुझे पूरा पार्ट मिल जाएगा। अभी शायद आपको ये वाला टोटल प्रोबेबिलिटी वाला थ्योरम समझ में नहीं आया हो, मानता हूं मैं इस बात को, लेकिन अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल जितना मैंने आपको बताया समझ में आया। पहले ए इवेंट ले लिया, फिर उसके पार्टीशन कर लिए, और उसके पार्टीशन की प्रोबेबिलिटी और उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के साथ ऐसे ऐड कर लीजिएगा आप।
ठीक है, चलो अब आते हैं हम बेस थ्योरम पे। देखो यार, बेस थ्योरम का ये हो गया फॉर्मूला, बेस थ्योरम का ये हो गया फॉर्मूला। तो ये एक तो याद करने वाली बात होती है, लेकिन अगर मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूं आपके सामने, ठीक है, मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं और उस एग्जांपल से मैं आपको बेस थ्योरम को समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, समझने की कोशिश करिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला पार्ट में थोड़ा सा मिटा देता हूं जिससे थोड़ा सा स्पेस बन जाए और मैं इस चीज को समझा पाऊं, ठीक है। चलो यहां समझा देता हूं हल्का सा, देखिए, बाकी आप नोट करते रहे बेटा, ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस थ्योरम मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझना बेस थ्योरम को, ठीक है। चलो सबसे पहले मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं ना, तब आपको जल्दी समझ में आएगा। देखिए, जैसे मान लो जैसे मान लो एक फैक्ट्री है, मेरी बात को सुनना। जैसे मान लो एक फैक्ट्री है या एक कंपनी है ना, एक कंपनी है, ठीक है, और वो क्या बना रही है, कुछ बना, जैसे ये मार्कर मार्कर या पेन बना रही है, एक कंपनी है जो ये पेन बनाती है, ठीक है। और देखो, जैसे जैसे मान लो E1 एक कंपनी होगी, E2 एक कंपनी होगी, E3 एक कंपनी होगी, ऐसे करके बहुत सारी कंपनी हो सकती है। मान लो तीन कंपनी मैंने ले ली, E1 E2 और E3, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ कंपनी ले ली, E1 E2 और E3, ठीक है। अब वो क्या कर रही है, वो इन पैनों को बनाती है, जो मेरे हाथ में मार्कर दे रखा है वो इन पेन बनाती है, ठीक है। मान लो वो पेन बना रही है 60% पेन बना रही है, मान लो ये बना रही है 30% पेन बना रही है, मान लो ये बना रही है 10% पेन बना रही है, ठीक है। ये एक कंपनी है, कंपनियां हैं E1 E2 E3, और ये क्या कर रही है कि 60%, 30%, 10% क्या बना रही है, ये पेन बना रही है। अब क्या हो रहा है, अब मान लो अब मान लो ए है ना, अब मान लो यहां पर ए क्या है, ए एक प्रकार का इवेंट है, ठीक है, कि जो मतलब कुछ पेन खराब है, डिफेक्टिव है, कुछ पेन क्या है, डिफेक्टिव। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, अभी कहानी क्रिएट कर रहा हूं मैं। तीन कंपनी है, E1 E2 और E3, तीन कंपनी है, E1 E2 और E3। वो कंपनी ये पेन बनाती है। पहली जो कंपनी है वो 60% पेन बनाती है, वो 30% पेन बनाती है और वो 10% पेन बनाती है। अब इन कंपनियों में से कोई एक कंपनी ऐसी है जो पेन को क्या करती है, डिफेक्टिव करती है, कुछ खराब पेन है जो बनाती है, कुछ परसेंट, है ना। जैसे मान लो ये कंपनी, जो E1 कंपनी है, वो मान लो 5%, वो मान लो 5% तो ज्यादा हो जाएगा फिलहाल, जैसे मान लो 2%, 2% डिफेक्टिव पेन बनाती है। ये जो है मान लो 1% डिफेक्टिव पेन बनाती है, ठीक है। ये मान लो ये भी 2% डिफेक्टिव पेन बनाती है। तो एक कंपनी है जो कि पेन बनाती है, E1 E2 3, ये तीन कंपनियां हो गई जो 60%, 30%, 10% पेन बनाती हैं। और मान लो जो पहली वाली कंपनी है वो 2% डिफेक्टिव पेन बनाती है, और जो E2 कंपनी है वो 1% डिफेक्टिव पेन बनाती है, और जो E3 कंपनी है वो 2% डिफेक्टिव पेन बनाती है। बोलो यहां तक बात सबको समझ में आई नहीं आई? बोलो बच्चों, यहां तक समझ में आ गई बात? ठीक है। अब सुनो, अब सुनो, अब जो डिफेक्टिव पेन, मान लो क्या कहते हैं, ये जो ए डिफेक्टिव पेन है, ए जो डिफेक्टिव पेन है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ये जो डिफेक्टिव पेन जो है इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो डिफेक्टिव पेन E1 कंपनी ने ही बनाया है, या जो डिफेक्टिव पेन है वो E2 कंपनी ने ही बनाया है, या जो डिफेक्टिव पेन है वो E3 कंपनी ने ही बनाया है। इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? तो इस प्रकार के केस को बेस थ्योरम से हम प्रूफ करते हैं। दोबारा बोलू बेटा, दोबारा बोलू तो, तीन कंपनियां हैं जो 60%, 30% और 10% पेन बनाने की प्रोबेबिलिटी है, ये पेन बनाने की प्रोबेबिलिटी है, जिसमें से डिफेक्टिव मतलब खराब पेन बनने के चांसेस की प्रोबेबिलिटी ये दे रखी है, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी है बेटा, ये सब प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तीन कंपनियां हैं जो ये वाला पेन बनाती है, और उसकी बनाने की प्रोबेबिलिटी 60% है, 30% है और 10% है। अब ये तीनों के तीनों कंपनी डिफेक्टिव पेन बनाती हैं, और उनके बनाने के चांसेस कितने हैं, 2%, 1% और 2% करके हैं। तो मेरे पास एक पेन है या कुछ डिफेक्टिव पेन है, मान लो मेरे पास कुछ डिफेक्टिव पेन है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये डिफेक्टिव पेन इस कंपनी ने ही बनाया है। मान लो, मान लेता हूं कि मैं E2 की बात कर लेता हूं, मैं E2 की बात कर लेता हूं कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये डिफेक्टिव पेन E2 कंपनी ने ही बनाया है, ठीक है। एक होता है ये डिफेक्टिव बनाते हैं, और एक होता है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि इसने ही बनाया है, इसने ही बनाया है। समझ में आया? जैसे एक क्लास में, जैसे मान लो
एक क्लास में किसी बच्चे ने कुछ गलत कर दिया, मान लो क्लास में तुमने पंखे को टेढ़ा कर दिया, ठीक है, तो हमें 5 लोगों पे डाउट है ना। एक मान लो 3 क्लासें हैं, है ना, 10th 11th 12th, ये 3 क्लासें हैं और 3 क्लासों में क्या है, एक एक क्लास में पंखा टेढ़ा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, वो पंखा टेढ़ा किसने किया, हमें हमें क्या है, 10 बच्चों पर डाउट है कि इसने किया होगा, इसकी ये बच्चा बहुत शैतान है, इसने पंखा टेढ़ा किया होगा, इसकी पंखे टेढ़े करने के चांसेस ज्यादा हैं, किसी के थोड़े कम है, किसी के बहुत ज्यादा है, किसी के थोड़े नॉर्मल है। लेकिन इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि इस बच्चे ने ही ये पंखा जो है खराब किया है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, समझ में आया। तो ऐसे केस को सॉल्व करने के लिए हम बेस थ्योरम का यूज करते हैं। एक तो होता है डाउट, एक तो हमारे दिमाग में डाउट रहता है कि हाँ सर इस बच्चे ने किया होगा तो इसके पंखे टेढ़े करने के चांसेस मुझे ज्यादा लग रहे हैं, या फिर सर इस बच्चे ने किया होगा क्योंकि इसके चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं, या सर इस बच्चे ने पंखे टेढ़े किए होंगे तो इसके चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। लेकिन अगर कोई बाहर का टीचर आ जाए तो फिर वो बोलेगा इस बच्चे के सबसे ज्यादा चांसेस है पंखा टेढ़े करने की, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी कि इस बच्चे ने ही मतलब पंखा सबसे ज्यादा टेढ़ा किया है। समझ में आया। तो इस तरीके के केस को सॉल्व करने के लिए बेस थ्योरम का यूज किया जाता है। समझ में आया। अब ये फॉर्मूला बना कैसे, मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। अब ये फॉर्मूला बना कैसे वो आपको बना के दिखाता हूँ। इतना समझ में आ गया ना तो बच्चों को। चलो देखो, ठीक है। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो डिफेक्टिव पेन है वो E2 कंपनी ने ही बनाया है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालूंगा मैं, इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालूंगा मैं, देखो तो पहले E लिखूंगा लिखूंगा। अब देखो ये E2 की बात कर रहा हूं मैं, तो E ऊपर आ जाएगा, किस कंपनी की मैं बात कर रहा हूं, अपॉन A आ जाएगा, डिफेक्टिव पेन वाला A आ जाएगा नीचे, इक्वल टू सबसे पहले जो E2 लिखा है इसकी प्रोबेबिलिटी, फिर इसको उल्टा करके लिख दो A अपॉन E2 की प्रोबेबिलिटी अपॉन, ठीक है। कैसे निकालेंगे कि इस कंपनी ने ही डिफेक्टिव पेन बनाया है तो उस कंपनी को आपको ऊपर रखना है और डिफेक्टिव वाले को नीचे रखना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टाइप की। फिर जो E2 लिखा है उसकी प्रोबेबिलिटी, फिर इसको उल्टा कर दो कि इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, फिर अपॉन में आ जाएगा टोटल प्रोबेबिलिटी। इससे पहले भी मैंने आपको जो फॉर्मूला लिखाया था बड़ा सा टोटल थ्योरम का, उस वाले को उठाकर उसके नीचे लगा दो। देखो ये लिखा हुआ है इसके नीचे, ये तो लिखा था टोटल प्रोबेबिलिटी, केवल ये जो नीचे वाला है यही तो टोटल प्रोबेबिलिटी है। देखो तो इस टोटल वाली प्रोबेबिलिटी को आप नीचे रख दो, तो ये बन गया आपका बेस थ्योरम का कॉन्सेप्ट। अब बताओ आपको बेस थ्योरम समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। बल्ले पढ़ा है नहीं पढ़ा, जल्दी बताओ, बोलो बच्चों, पढ़ गया होगा बेस थ्योरम अच्छे से, है ना। अगर नहीं पढ़ा है तो अभी मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लेने वाला हूं, तो उस क्वेश्चन से आपको बहुत बेटर से समझ में आएगा। बाकी यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चों, ये है आपके सामने पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं और फिर समझते हैं कि उस थ्योरम को हम कैसे यूज करते हैं। जैसे एन अर्न कंटेन्स 5 रेड, 5 क्या है, 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स, ठीक है। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इट्स कलर इज नोटेड एंड इज रिटर्न to the urn. Moreover, 2 additional balls of the color, ठीक है, drawn are put in the urn and then a ball is drawn at random. What is the probability that the second ball is red? काफी दिलचस्प क्वेश्चन है ना। बात को समझने की कोशिश करें, मैं आपको क्वेश्चन पहले समझा देता हूं एक बार। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बैग है और उस बैग के अंदर 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स पड़ी हैं। एक बैग है और उस बैग के अंदर 5, ध्यान सुनना मैं समझा रहा हूं, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो फिर आप कर नहीं पाएंगे। एक बैग है और उस बैग के अंदर 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स पड़ी हैं। टोटल कितनी हो गई, 10 बॉल्स हो गई। तो उस बैग में से बॉल्स निकाली जाती हैं। अगर उस बैग में से रैंडमली हमने बॉल निकाली, मान लो मेरे हाथ में रेड बॉल आ गई, अगर मेरे हाथ में रेड बॉल आ गई तो इसका मतलब जो बॉल मैंने निकाली है, मान लो रेड बॉल मैंने निकाली, मैंने रैंडमली थैले में से हाथ डाला और मेरे हाथ में एक रेड बॉल आ गई। अगर रेड बॉल आ गई तो मुझको 2 एक्स्ट्रा रेड बॉल और डालनी पड़ेगी उसके अंदर। समझ में आया क्या बोला, एक थैले में 5 रेड 5 ब्लैक और डाल दी उसके अंदर। रैंडमली हाथ डाला थैले में, हाथ में आ गई रेड, ब्लैक भी आ सकती है ऐसा नहीं है। मान लो रेड बॉल आ गई पहले, तो रेड बॉल हाथ में आई तो दो बॉल मैंने और डाल दी, तो
उसके साथ साथ मैंने 2 बॉल एक्स्ट्रा और डाल दी, रेड बॉल वो भी, तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 12 बॉल हो जाएंगी, जिसमें से 7 हो जाएंगी रेड। 7 रेड कैसे हो जाएंगी, 5 तो पहले से थी और 2 मैंने एक्स्ट्रा डाल दी रेड, तो 7 हो जाएंगी रेड और 5 हो जाएंगी ब्लैक। मान लो हाथ में रेड ना आकर हाथ थैले में हाथ डालने से, थैले में हाथ डालकर बॉल निकालने पर रेड की जगह पर ब्लैक बॉल आ जाती, मान लो ब्लैक आ जाती, रेड ना आकर क्या आ जाती, ब्लैक आ जाती, तो फिर मैं 2 ब्लैक एक्स्ट्रा बॉल डालता, तो इस वाले केस में ब्लैक बॉल हो जाती 7 और रेड कितनी रह जाती, 5 ही रह जाती। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई। तो यहाँ पर ये जो लाइन लिखी हुई है ना, एन अर्न कंटेन 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स, एक थैले के अंदर 5 ब्लैक और 5 रेड बॉल्स हैं और उसके रैंडमली निकाला जाता है और जो भी कलर की बॉल निकलती है उसको नोट कर लिया जाता है और उसी की जो भी कलर की बॉल निकली है उसी के मोर एवर 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट इन द अर्न, जो भी कलर की बॉल निकली है उसी से रिलेटेड उसी कलर की 2 एक्स्ट्रा बॉल और डाल दी जाती है उसके अंदर। तो आपको बताना है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपने जो सेकंड वाली बॉल निकाली है वो कौन सी है, वो रेड ही है। तो ये वाला केस निकालना है आपको। समझ में आया क्वेश्चन? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो सॉल्यूशन अगर आप देखना चाहें तो सॉल्यूशन देखिए बेटा एक बार अच्छे से, तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखो, सबसे पहले यहाँ पर रेड बॉल कितनी है बेटा, रेड बॉल है 5, ब्लैक बॉल्स कितनी है, ब्लैक बॉल्स भी होगी 5, टोटल बॉल्स कितनी हो जाएंगी, टोटल हो जाएंगी 5 रेड 5 ब्लैक इज इक्वल टू टोटल 10 बॉल्स हो जाएंगी। समझ में आया? ठीक है। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा, इसको आप E1 बोल दीजिए। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 5 और टोटल कितनी है 10, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। ब्लैक बॉल को E2 बोल दीजिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 5/10, इसकी भी कितनी हो जाएगी 1/2। 50-50% चांसेस है निकलने के। अब सुनो, अब यहाँ पर 2 केस बन रहे हैं कि रैंडमली हाथ डालकर बॉल निकालने पर कौन सी बॉल हाथ में आ रही है, वो रेड आ रही है ब्लैक आ रही है, तो उसके लिए 2 केस बनेंगे। थोड़ा मिटा देता हूँ, क्वेश्चन तो आपकी किताब में होगा ही अब। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी किताब जब आप पढ़ते हैं तो किताब सामने खोल के बैठे हैं आप, तो आपको और अच्छे से समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, चलो ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर 2 केस बनेंगे मेरे पास, एक E1 केस बना, एक दूसरा E2 केस बना। रेड वाले को मैंने E1 बोला है और ब्लैक वाले को मैंने E2 बोल दिया है। ठीक है, अब सुनो, अब जैसे मान लो हमने रैंडमली उस बैग के अंदर हाथ डाला और उसमें से मेरे हाथ में कौन सी बॉल आ गई, रेड बॉल आ गई। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 रेड बॉल और ऐड करनी पड़ेंगी इसके अंदर, है ना। तो इसका मतलब रेड बॉल कितनी हो जाएंगी मेरे पास, रेड बॉल पहले तो 5 थी, तो 2 मुझे और ऐड करनी पड़ जाएंगी, तो टोटल हो जाएंगी 7 रेड बॉल। और ब्लैक कितनी है, ब्लैक तो मेरे पास 5 ही है, तो टोटल कितनी हो जाएंगी बॉल, तो टोटल बॉल हो जाएंगी 12 बॉल्स हो जाएंगी। जल्दी बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई सब बच्चों को, आ गई? अगर मान लो यहाँ ब्लैक रेड की जगह पर ब्लैक निकाली जाती तो यहाँ पर 5 + 2 7 ब्लैक बॉल्स हो जाती है ना, लेकिन हम रेड की बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, बोलो यहाँ तक बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अब यहाँ प्रोबेबिलिटी इसकी निकाल दो बेटा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दो अब इसकी, रेड वाले बॉल्स की करके ना। अब देखो, देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 2 है ना, 2 केस बन गए थे E1 और E2, है ना। तो देखो यहाँ पर पहले प्रोबेबिलिटी निकालूंगा मैं E1 केस से। मान लो E1 केस से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी है ना, E1 बैक से या E1 से जो भी है रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, रेड बॉल निकाली जाती है E1 केस। ठीक है, तो इसकी बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, रेड बॉल कितनी है 7 और टोटल कितनी है 12, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7/12। इसी प्रकार से दूसरे वाले से निकालने की कोशिश करेंगे, आर रेड E2। ठीक है, तो उसमें तो पहले से ही 5 बॉल्स हैं, तो /12 हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 5/12। जल्दी बताओ बात समझ में आई या नहीं आई सब बच्चों को? दोबारा बोल बेटा, चलो सुनो ध्यान सुनो। एक बैग है, उसमें रेड और ब्लैक दोनों बॉल्स पड़ी हैं। रेड बॉल कितनी है 5, ब्लैक कितनी है 5, टोटल कितनी हो गई 10 बॉल हो गई। समझ में आया? पहला केस, रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/2, ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी ये वाली होगी। पहले निकाला, रेड लगाया, 2 ऐड कर दी, कि दूसरी वाली भी तो डालना है, हमें दूसरी बार तो हर डालना है इसके अंदर। ठीक है, मान लो पहले वाले केस में रेड बॉल निकली गई, तो 5 + 2 कितना हो गया 7, क्योंकि 5 तो ऑलरेडी थी और फिर 2 और ऐड हो गई, तो टोटल रेड कितनी हो गई 7 हो गई। और ब्लैक कितनी थी, तो पहले से ही 5 थी,
टोटल कितनी होगी 12। अब यहाँ पर दो केस बने। पहला केस E1 केस क्या है? E1 केस हो गया ये वाला जिसमें 7 रेड हो गई और टोटल ये हो गई। लेकिन मान लो कि पहले बार, सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मान लो पहले थैले में हाथ डालने पर रेड की जगह पर ब्लैक निकल जाती, मान लो, तो उस वाले केस में 5/12 नहीं हो जाती। समझ में आया मैंने क्या बोला? दोबारा बोलता हूं। पहले केस में मेरी बात को सुने, और ये थोड़ा टफ है इसलिए ध्यान समझने की कोशिश करें। पहले केस में रेड बॉल निकल गई, पहले केस में रेड बॉल निकल गई, तो 5 पहले से थी, 2 और ऐड कर दी, क्योंकि निकलने पर 2 बॉल ऐड करनी है, तो हो गई 7। तो इसके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी हो गई 7/12। समझ में आ गया था बच्चों को? अब केस नंबर 2, मान लो सेकंड केस में, मान लो सेकंड वाले केस में रेड बॉल ना निकलकर मैं ब्लैक बॉल निकालता, ये ब्लैक बॉल निकल जाती, तो ऐसे केस में ब्लैक बॉल कितनी हो जाती बेटा? वो हो जाती 5 + 2 7, 7 ब्लैक हो जाती। लेकिन रेड तो 5 ही रहती, रेड तो 5 ही रहती, और टोटल कितनी हो जाती उस केस में? टोटल हो जाती 12। और मुझे दूसरे वाले केस में रेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दूसरे वाले केस में रेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और रेड दूसरे वाले केस में कितनी है? 5, और टोटल कितनी है? 12। तो दूसरे वाले केस के लिए ये है और पहले वाले केस के लिए ये है। जल्दी बताओ, बात समझ में आई यहां तक या नहीं आई? बोलो जल्दी से, फटाफट बोलो यहां तक। देखो जितना मैंने बताया इतना एक बार रिकॉल करो और मुझे बताओ इतनी बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी है बच्चों? पहले वाले केस में जब थैले में से रेड बॉल निकाली जाती है, पहले केस में रेड बॉल आ जाती है हाथ में, तो रेड बॉल हो जाएंगी 7, और पहले वाले केस E1, पहले वाले केस E1 के लिए प्रोबेबिलिटी ये। और दूसरे वाले केस में मान लो रेड की जगह पे ब्लैक बॉल निकल जाती, तो ब्लैक हो जाती 7। लेकिन दूसरे वाले केस में भी मुझे रेड की ही प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इसलिए ये 5/12 हुआ, क्योंकि दूसरे वाले केस में रेड कितनी है? 5। अगर दूसरे वाले केस में वो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछता तो मैं आर की जगह पे ब्लैक लिखता और यहाँ भी 7/12 हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। जल्दी बताओ, बात समझ में आई या नहीं आई सब बच्चों को? आ गई? ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अब यहां पर लगेगा टोटल प्रोबेबिलिटी वाला केस लग जाएगा। ठीक है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी वाला केस क्या है कि सेकंड वाले में ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, तो पी कितना हो जाएगा? जस्ट वेट, ठीक ठीक है। तो रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? टोटल प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला लगा दो यहाँ पर। टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आर पी E1 पहला केस, और पी R E1 प्लस पी E2, और यहां पर पी R/E2। ये है टोटल प्रोबेबिलिटी वाला केस। अब इसमें वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 1/2। पी आर E1 7/12 प्लस E2 की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 1/2। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5/12। इसको सॉल्व करो बेटा, इसको सॉल्व करो, तो 7/24, 5/24 कितना हो गया? 12/24। आंसर विल बी 1/2। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हम ये वाले क्वेश्चन को यहाँ से कंप्लीट करते हैं। जल्दी बताइए, समझ में आया सब बच्चों को या नहीं आया? आई थिंक समझ में आ गया होगा। दोबारा रिकॉल कर दो एक बार, इसको जितनी बार रिकॉल करूंगा उतनी बार आपको समझ में आएगा। एक बार पूरा ओवरऑल समझा देता हूँ, फटाफट समझना ध्यान से। एक बैग है, चलो यहां देखो, एक बैग है, इस बैग में कुछ रेड बॉल्स कुछ ब्लैक बॉल्स पड़ी हैं। ठीक है, ठीक है। रेड बॉल कितनी है? 5, ब्लैक बॉल कितनी है? 5, और टोटल कितनी हो गई? 10। ठीक है, इसमें से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/2, ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/2। समझ में आया? क्वेश्चन में कहा गया है कि पहली बारी में बैग में हाथ डाला जाता है और आपके हाथ में जिस कलर की बॉल निकलेगी उस कलर की 2 एक्स्ट्रा बॉल उस थैले में डालनी पड़ेगी। बस यहीं से शुरू हो गया केस। 2 केस बन गए यहां से, है ना, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है जिस कलर की बॉल निकलेगी उसी कलर से रिलेटेड आपको 2 बॉल्स और डालनी पड़ेंगी। पहला केस।
मान लो मैंने हाथ डाला और रेड बॉल निकल गई, तो मैं 2 एक्स्ट्रा रेड बॉल और डालूंगा, तो ऐसे केस में मेरे पास रेड बॉल कितनी हो जाएंगी 7। ऑलरेडी थैले में 5 बॉल और है ब्लैक, तो टोटल हो जाएंगी 12 रेड बॉल्स। बोल समझ आ गई यहां तक बात। तो फिर रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 7/12, जो कि पहला केस बनाया। अब मान लो दूसरा केस, मान लो रेड बॉल ना निकलकर ब्लैक बॉल निकलती, तो मेरे हाथ में ब्लैक बॉल कितनी हो जाती 7, और टोटल कितनी हो जाती 12, लेकिन रेड तो 5 ही रहती ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी दूसरे केस में रेड की ही निकालनी है। ध्यान दीजिए दोनों में रेड लिखा है मैंने, दूसरे वाले केस में भी रेड ही लिखना है प्रोबेबिलिटी, तो दूसरे वाले केस में है तो रेड ही बॉल, तो वो कितनी हो जाएंगी 5/12। इसका केस लिया, ये लगाया टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, और आपके यहाँ सामने आपका आंसर। अब बताओ समझ में आया या नहीं आया? बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, और ऐसे कॉन्सेप्ट बहुत सारे क्वेश्चन में अप्लाई होते रहेंगे। ठीक है बच्चों, चलो अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। देखो बच्चों, ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या लिखा है? अ बैग कंटेन्स 4 रेड, ये 4 लिखा हुआ बेटा, ठीक है, 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। अनदर बैग कंटेन 2 रेड एंड 6 ब्लैक। समझना बात को, एक बैग है जिसमें 4 रेड है और 4 ब्लैक बॉल्स हैं। अनदर बैग, एक दूसरा बैग है जिसमें 2 रेड और 6 ब्लैक बॉल्स हैं। वन ऑफ द 2 बैग्स इज सिलेक्टेड, है ना, 2 बैग हैं, उनमें से एक बैग सिलेक्ट किया जाता है एट रैंडमली, एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विच इज फाउंड टू बी रेड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो रेड बॉल्स निकाली गई, जो रेड बॉल निकाली गई है वो पहले बैग से निकाली गई है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 2 बैग हैं जिसमें पहले बैग में 4 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स हैं, दूसरा बैग है जिसमें 2 रेड और 6 ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है, 2 बैग हैं, दोनों में अलग अलग बॉल्स रखी पड़ी है, कोई बात नहीं। अब आपको उसमें से सिलेक्ट करनी है, एक बॉल सिलेक्ट करनी है, और जो बॉल आपने सिलेक्ट की है वो कैसी है? रेड है। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो रेड बॉल आपने निकाली है वो पहले बैग से निकाली गई है? देख रहे हो क्वेश्चन कितना गजब क्वेश्चन बनाया है ना। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपने जो रेड बॉल निकाली है वो पहले बैग से निकाली गई है? इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, जल्दी बताओ। सब बच्चों को क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? आ गया? बाकी मैं सॉल्व कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। यहाँ पर 2 केस बनेंगे बेटा। केस नंबर 1, पहला केस, हम फर्स्ट बैग की बात कर रहे हैं, हम फर्स्ट बैग की बात कर रहे हैं बेटा। फर्स्ट बैग में रेड बॉल कितनी है बताओ? रेड बॉल कितनी है? 4। ब्लैक कितनी है? ब्लैक है 4। तो टोटल कितनी हो गई? टोटल हो गई 4 + 4, टोटल हो गई 8 बॉल। जल्दी बताओ, बात समझ में आ गई नहीं आ गई? ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले बैग से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी R/E1। अच्छा हाँ, यहाँ पर ये बात भी चाहिए, जो बैग है ना, जो यहाँ से रेड से लिखता हूं मैं, यहाँ पे एक बात और सुनो, यहाँ पर जो बैग है, 2 बैग हैं, एक फर्स्ट है एक दूसरा, एक सेकंड बैग है। पहले वाले बैग को मैं E1 बोल देता हूँ, दूसरे वाले बैग को मैं E2 बोल देता हूँ। पहले वाले जो बैग है E1, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बेटा? 1/2 हो जाएगी, क्योंकि एक बैग सिलेक्ट कर रहा हूं और टोटल बैग है कितने? 2, तो नीचे आ गया टोटल, ऊपर एक बैग सिलेक्ट किया है तो 1/2। दूसरे बैग की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? दूसरा बैग मैंने सिलेक्ट किया है तो एक ही बैग, तो ऊपर 1 आ जाएगा, और टोटल बैग कितने होते हैं? 2। तो पहले बैग की प्रोबेबिलिटी है, दूसरे बैग की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। समझ में आया? तो रेड बॉल, अब देखो केस नंबर 1, फर्स्ट बैग की बात कर रहा हूं। मान लो जो मैंने रेड बॉल निकाली है वो पहले बैग से निकाली है, तो पहले बैग से निकाली है तो रेड बॉल पहले बैग से निकाली जा रही है, E1 पहला बैग हो गया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? देखो, तो रेड है कितनी? रेड है 4, और टोटल कितनी है? 8। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/2। जल्दी बताओ, पहले वाले केस में समझ में आया सब बच्चों को या नहीं आया? हाँ ठीक है, समझ में आया। अब इसी प्रकार से बना दो केस नंबर 2, इसी प्रकार से बना दो केस नंबर 2, केस नंबर 2। अब दूसरे बैग की बात कर रहा हूं मैं, सेकंड बैग की बात कर रहा हूं बेटा। तो इसमें सेकंड वाले बैग में रेड कितनी है? सेकंड वाले बैग में रेड है 2, और ब्लैक कितनी है? ब्लैक है 6। तो टोटल कितनी हो जाएंगी? 6 + 2, यहां भी 8 हो जाएंगी। तो यहां दूसरे वाले बैग में रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी E2 लिख दिया,
पहले मैंने रेड बॉल E1 लिखा था, मतलब पहले बैग से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। अब दूसरे बैग E2 से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। तो रेड बॉल है कितनी, 2, और टोटल कितनी है, 8। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/4। जल्दी बताओ, यहां तक बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अब सुनो, अब यहाँ पर देखो, दोबारा समझा देता हूँ। पहले बैग E1, दूसरा बैग E2। पहले बैग की प्रोबेबिलिटी 1/2, दूसरे बैग की प्रोबेबिलिटी 1/2। 1/2 क्यों आया, क्योंकि पहला बैग है, एक बैग है तो 1, और टोटल बैग कितने हैं, नीचे आ जाता है। एक बैग ऊपर और टोटल बैग कितने हैं, 2, 1/2 हो जाता है। दो केस हैं, दो केस क्यों है, क्योंकि दो बैग हैं। ठीक है, तो पहले बैग में रेड बॉल 4 है, ब्लैक बॉल 4 है, तो टोटल होगी 8। तो पहले बैग से E1 से पहले बैग से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2, और दूसरे की 1/4। बोलो यहां तक बात समझ आई, समझ आई? अब आपको रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो पहले बैग से। ठीक है, तो बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल्स इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि रेड बॉल पहले ही बैग से निकाली गई है। ये केस तो ये हो गया ना, पहले बैग से निकलेगा तो ये, दूसरे बैग से निकलेगा तो ये। समझना ध्यान से। तुम बोलोगे सर जी प्रोबेबिलिटी तो मिल गया पहले बैग का, अरे ये थोड़ी निकालना है, ये चांस है इसके निकलने के। 1/2 चांस है निकलने के, और 1/4 चांस है दूसरे बैग से निकलने की। लेकिन इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि बैग बॉल पहले बैग से ही निकाली गई है, पहले बैग से ही निकाली गई है। इस लाइन को समझे। ठीक है, चलो अब इसको मिटाता हूं। ये क्वेश्चन आ जाता है आपका बेस वाले कॉन्सेप्ट से आ जाता है, तो इसमें लगेगा बेस थ्योरम। ठीक है, चलो क्यों, मुझे कैसे पता लगा ऐसा बेस लगेगा, ये टोटल प्रोबेबिलिटी लगेगा, क्योंकि यहाँ पर दो बैग की बात हो रही थी, अलग अलग बैग की बात हो रही थी, अलग अलग कंटेनर की बात हो रही थी, इसलिए यहाँ पर ऐसा हुआ। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन किया था उसमें अलग अलग कंटेनर की बात नहीं हो रही थी, उसमें एक ही थैले में बैग बॉल्स चेंज की जाती थी। यहाँ पर पूरा का पूरा कंटेनर ही चेंज हो गया, पूरा का पूरा बैग ही चेंज हो गया, इसलिए यहाँ पर बेस थ्योरम लगेगी। समझ में आई बात या नहीं आई? चलो, तो यहाँ पर बेस थ्योरम लगा दो बेटा। बेस थ्योरम क्या है, ठीक है, बेस थ्योरम लगा दो। तो क्या फॉर्मूला बताया था मैंने बेस थ्योरम का, अब देखो P(E1/R)। देखो मैंने E1 क्यों लिखा, मैंने E1 इसलिए लिखा है क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि रेड बॉल पहले ही बैग से निकाली गई है, इसलिए यहाँ पर E1 लिखा है और R2 कर दिया। पहले बैग से ही रेड बॉल निकाली गई है, तो E1/A। अब मान लो क्वेश्चन में पेपर में चेंज कर देगा कि रेड बॉल दूसरे बैग से ही निकाली गई है, तो यहाँ पर E2/R हो जाता। समझ में आया? तो बेस थ्योरम लगा दो। क्या करते हैं, पहले E1 की प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, ऊपर बताया था ना कैसे याद करना है, पहले E1 की प्रोबेबिलिटी लिख दो, फिर R/E1 को इसको उल्टा कर दो, R/E1, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपन में आ जाएगा टोटल प्रोबेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट लगा दो। E1.P R/E1 प्लस E2.P R/E2। देखो आ गया, ये है बेस थ्योरम। यहाँ पे मैंने नीचे टोटल में दो ही पार्ट लिखे हैं, दो ही पार्टीशन टाइप के लिखे हैं, क्योंकि दो बैग की बात कर रहा है। अब 3 बैग होते तो 3 केस बनते, तो यहाँ पर एक प्लस में और आ जाता, E3 वाला गेम। समझ में आ गया? चलो हो गया, अब वैल्यू पुट करो, आंसर आपके सामने, खत्म। लगा दो जरा फॉर्मूला। E1 मतलब पहले बैग की प्रोबेबिलिटी, जो कि 1/2 है। रेड बॉल पहले बॉल से निकाली गई 1/2, पहले बैग से निकाली गई 1/2, अपॉन इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, इसकी भी 1/2 है, E2 की भी 1/2 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है। तो लिख दी सारी प्रोबेबिलिटी। देखो जरा यहां तक, अब बताओ समझ में आई बात या नहीं आई? ठीक है, अब इस वाले पार्ट को सॉल्व कर दो, इसको मिटा दो बेटा, देख लो एक बार। ठीक है, इसको मिटा देता हूं। प्रोबेबिलिटी थोड़ा टफ है बेटा, समझ ध्यान से समझोगे तो समझ में आएगा, वरना भैया दिमाग से उड़ेगा ये। 1/2 मतलब 1/4 अपॉन 1/2 इंटू 1/4, इसका कितना हो जाएगा 1/8। ठीक है, फिर 1/4 अपॉन, इसको सॉल्व करो। 8 और 4 कैल्सियम कितना आता है, 8 आता है ना, 4 दूनी 8, 8 एक 8, कितना हो गया 1/4 अपॉन 3/8। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 यहाँ हो जाएगा 8/3, 4 दूनी 8, यहाँ हो जाएगा 2/3। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से इसका आंसर कितना आ गया, 2/3 आ गया। अब बताओ मुझे कि ये वाला समझ में आया सब बच्चों को या नहीं आया?
है बच्चों? जल्दी बोलो, देखो क्वेश्चन को अच्छे से और मुझे बताओ समझ में आई बात या नहीं आई। आ जानी चाहिए यार यहाँ तक तो, है बच्चों? आ जानी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये वाला क्वेश्चन यहाँ से क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलो और देखें एक आध क्वेश्चन, बताओ है बच्चों। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं और समझते हैं आगे की और क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों, ऐसा है ना, आप थोड़ा सा देखते हैं, आज दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना। थोड़ा समय मेरे पास कम है, थोड़ा बहुत ज्यादा इस समय एग्जाम का टाइम चल रहा है ना, थोड़ा सा काम मेरे पास ज्यादा है, इसलिए मैं थोड़ा लेक्चर सही से बना नहीं पा रहा हूँ। लेकिन इतना है कि मैंने आपको बेस थ्योरम और टोटल थ्योरम वाला जो कॉन्सेप्ट है वो समझा दिया। और इस दो क्वेश्चनों से, इन दो क्वेश्चनों से इतना मैं जानता हूँ कि आपको बेस थ्योरम का कुछ हल्का फुल्का आइडिया तो लग गया होगा। बाकी मैथ का पेपर अभी है, थोड़ा टाइम है, आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अब मैं बेस थ्योरम पे भी और क्वेश्चन बनाऊंगा और भी मैं समझाता हूँ। आई थिंक ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, तो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड मैं भी लेक्चर बनाऊंगा। अब वेट करिए, क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े हैं, बोर्ड पे लिखने में टाइम लगता है और बनाने में थोड़ा सा मेहनत ज्यादा लगता है। ठीक है, तो बाकी आप इस लेक्चर से काम चलाइए, बाकी मैं और वीडियो अपलोड करता हूँ हल्के हल्के। ठीक है, बाकी अगर आपको मेरी और भी वीडियोस को समझना है और वीडियोस देखनी है तो आप प्ले लिस्ट पर चेक कीजिए। मैंने क्लास 10th, क्लास 12th और मैट्रिसेस को अगर समझना है तो उसके लिए भी मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है, आप उसको देखिए और आप सारी वीडियोस को अच्छे से पढ़ के जाइए, आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। आई थिंक मैंने 80-85% तो सिलेबस कवर कर ही दिया है ना। बाकी मैं हल्का हल्का अपलोड कर रहा हूँ, पेपर से पहले आपको सब कुछ मिल जाएगा, डोंट वरी। बस आप मेहनत करते रहिए और घर जाके बेस थ्योरम के और भी क्वेश्चन अप्लाई करना, आप लगाना सीख जाएंगे। ठीक है, कुछ ज्यादा बड़ा तीर है नहीं है बेस थ्योरम, हल्का सा अगर आप इसको समझ गए, बढ़िया से लगाना सीख गए तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है फिर गाइस, आज का ज्ञान काफी, और बाकी ज्ञान नेक्स्ट टाइम लेते हैं। और पेपर के लिए सब बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, पेपर अच्छे से देते रहिए और 3 घंटे को अच्छा से यूज करिए। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो गाइस, बाय बाय।